मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान ने दावा ये किया है कि उसने रविवार से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अगली सूचना तक बंद कर दिया है और कहा है कि जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ऐसे ही जारी रहेंगे, तब तक इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से सामान्य आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरह खुला हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसकी नौसैनिक और सैन्य ताकतें क्षेत्र में तैनात हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। ये नया तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब ईरान ने एक व्यावसायिक मालवाहक जहाज पर हमला करने का दावा किया है। हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई और चालक दल को जहाज छोड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। ईरान का आरोप है कि जहाज ने उसके निर्धारित समुद्री मार्ग का पालन नहीं किया था और नियमों का उल्लंघन किया था, जबकि अमेरिका ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज पर सीधा हमला बताया है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाते हुए लगभग 140 ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, सिरीक, जसक, केशमद्वीप और खुजस्तान प्रांत में कई धमाके की आवाज़ें सुनाई गई, जबकि दक्षिणी शहर जास्क में एक सैनिक की मौत की भी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को बेहद कड़ा जवाब दिया है और आरोप लगाया है कि दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बनने के बावजूद ईरान ने एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला किया। अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही समय बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में सायरन बजने लगे और विस्फोटकों की आवाज़ें सुनाई गई। कतर ने बताया कि ईरानी हमलों में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने मिसाइलों की चेतावनी जारी की थी और हालांकि बाद में कहा कि मिसाइल उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी हैं। वहीं कुवैत ने भी संभावित हमले को रोकने के लिए अपनी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय करने की जानकारी दी है, जबकि जॉर्डन ने कहा है कि ईरान की 3 मिसाइल उसके क्षेत्र में गिरी हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा ये किया है कि उसने ओमान के दुकम बंदरगाह पर अमेरिकी नौसैनिक सहायता केंद्र और विमान वाहक पोतों के ईंधन आपूर्ति ढांचे को भी निशाना बनाया है। इस घटना के बाद ओमान ने ईरानी राजदूत को तलब कर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। इसी बीच साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक लापता बताया जा रहा है, जबकि ओमान ने एक दूसरे व्यावसायिक जहाज के 23 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लेने की पुष्टि की है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात फिर से दोहराई है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि उन पर किसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। इस बीच पाकिस्तान, जो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, उसने भी एक बार फिर तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया की निगाहें अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं में से एक मानी जाती है और यहाँ बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकता है। कतर के पूर्व अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की आयु में निधन हो गया है। रविवार सुबह कतर के शाही दरबार अमीरी दीवान ने आधिकारिक बयान जारी कर उनके निधन की कंफर्मेशन की है। हालांकि उनकी मौत का कारण फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने वर्ष 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया और अपने 18 साल के कार्यकाल में देश को एक छोटे खाड़ी राष्ट्र से वैश्विक कूटनीति, ऊर्जा और मीडिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में कतर दुनिया का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG निर्यातक बना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक पहचान तेजी से बढ़ी है। वर्ष 1996 में अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क की स्थापना भी उनके शासनकाल में हुई, जिसने कतर को वैश्विक मीडिया जगत में नई पहचान दिलाई। उनके कार्यकाल के दौरान कतर का पहला स्थायी संविधान लागू किया गया और न्यायपालिका चुनावों की शुरुआत हुई, जिनमें महिलाओं को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला।
शेख अहमद ने लेबनान, सूडान, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता की भूमिका निभाकर कतर की कूटनीतिक साख को मजबूत किया है। उन्होंने गजा पट्टी में सड़क कंस्ट्रक्शन का काम, अस्पताल और दूसरे जो परियोजनाएं हैं उनमें भी करोड़ों डॉलर की आर्थिक सहायता उन्होंने उपलब्ध कराई है। उनके शासन में कतर ने वैश्विक निवेश, विमानन, बुनियादी ढांचे और खेलों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसने वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की नींव रखी। वर्ष 2013 में उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को सौंप दी, जो आधुनिक अरब इतिहास में सत्ता हस्तांतरण का एक दुर्लभ और शांतिपूर्ण उदाहरण माना जाता है। उनके निधन के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई विश्व नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता और आधुनिक कतर का निर्माता बताया है। शेख अहमद अपने पीछे अपने बेटे शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और परिवार को छोड़ गए हैं, जो आज इस कतर का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी वैश्विक पहचान और प्रभाव को आकार देने में शेख अहमद की ऐतिहासिक भूमिका रही है। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम का 71 साल की आयु में निधन हो गया है। उनके कार्यकाल ने रविवार को जारी बयान में बताया कि उनका निधन एक संक्षिप्त और अचानक हुई बीमारी के बाद शनिवार शाम को हुआ है। हालांकि प्रारंभिक बयान में बीमारी का सही तरीके से कारण नहीं बताया गया है। लिंडसे ग्राहम वर्ष 2002 में पहली बार अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए थे और लंबे समय तक अमेरिका की विदेश और रक्षा नीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे। वे सीनेट की कई महत्वपूर्ण समितियों में रहे और यूक्रेन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक तथा मध्य पूर्व से जुड़े मुद्दों पर अपनी कड़ी और आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते थे। हाल के वर्षों में वे यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता बढ़ाने के प्रमुख समर्थकों में शामिल रहे हैं और रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की लगातार वकालत करते रहे। निधन से कुछ दिन पहले ही वे यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। हालांकि अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में लिंडसे ग्राहम और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, लेकिन बाद में वे ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल हो गए। उनके निधन पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक सच्चा अमेरिकी देशभक्त बताया है और कहा है कि अमेरिका ने एक प्रभावशाली नेता को खो दिया है। मिडल ईस्ट के मुद्दों पर ग्राहम का रुख हमेशा बेहद सख्त रहा है। वे इजराइल के प्रबल समर्थक रहे थे और गजा युद्ध के दौरान अमेरिकी समर्थन जारी रखने की खुलकर वकालत उन्होंने की है। ईरान के खिलाफ भी वे लगातार कड़ी सैन्य कार्रवाई की मांग करते रहे थे और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य शक्ति के इस्तेमाल का समर्थन उन्होंने किया है। उनके कई बयानों की मानवाधिकार संगठनों, फिलिस्तीनी अधिकार समूहों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आलोचना भी की थी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार पिछले सप्ताह अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति अर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप को विशेष रूप से तैयार किया गया सोने की परत चढ़ा हुआ एक पर्सनलाइज्ड रिवॉल्वर और गोलियों का सेट उपहार में दिया है। बताया जा रहा है कि अर्दोगान ने सम्मेलन में शामिल सभी नाटो नेताओं को तुर्की में निर्मित विशेष रिवॉल्वर भेंट की हैं, लेकिन केवल डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया रिवॉल्वर गोल्ड प्लेटेड था। सूत्रों के मुताबिक ये रिवॉल्वर तुर्की में बने गुमियो से T357 मैग्नम मॉडल जैसा है और इसे एक विशेष लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था, जिस पर तुर्की का राष्ट्रीय ध्वज और नाटो का लोगो अंकित था। बॉक्स के अंदर लगी एक पट्टी में इसे तुर्की में निर्मित पहला रिवॉल्वर पर एक प्रकार का हैंडगन बताया गया था। जानकारी के अनुसार ट्रंप को दिए गए हथियार की सबसे बड़ी खासियत उसका सोने की परत चढ़ा हुआ हैंडल था। इस उपहार को ऐसे समय में दिया गया है जब अमेरिका और तुर्की के संबंध लगातार बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी नई चर्चाएं चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन जल्द ही रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के कारण तुर्की पर लगाए गए
CAT ऐसे प्रतिबंध हटाने पर विचार कर सकता है। साथ ही S-400 प्रणाली को किसी खाड़ी देश, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात को स्थानांतरित करने या बेचने की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। इस बीच अमेरिकी कानून के अनुसार यदि किसी विदेशी नेता द्वारा दिया गया उपहार निर्धारित मूल्य सीमा से अधिक होता है तो वे अमेरिकी सरकार की संपत्ति माना जाता है, जब तक कि संबंधित अधिकारी उसकी निर्धारित कीमत स्वयं जमा करके उसे अपने पास न रखें। ऐसे में यदि इस गोल्ड प्लेटेड रिवॉल्वर का मूल्य तय समय से अधिक पाया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को या तो इसे अमेरिकी सरकार को सौंपना होगा या फिर उसकी निर्धारित कीमत का भुगतान करना होगा। आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप को सोने के रंग की वस्तु बेहद पसंद है और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में भी कई सुनहरे सजावटी बदलाव कराए थे। इससे पहले वर्ष 2019 में चेक गणराज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री आंद्रेस बाबिस ने भी ट्रंप को उनकी जन्मतिथि अंकित एक लिमिटेड एडिशन गोल्ड प्लेटेड पिस्टल उपहार में दी थी।